सो यस, हमारी प्रेजेंटेशन आप सभी के बीच में है और इसको हम एक बार प्रेजेंटेशन व्यू कर देते हैं। यस, सो हमारे टॉपिक की आज हम बात करते हैं और इस टॉपिक के अंदर बेसिकली सबसे पहले इस टॉपिक के नाम से ही समझते हैं। टॉपिक का नाम है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो हमारी ये स्लाइड आपको ये बताएगी कि बेसिकली हाई बीपी से ऐसी क्या समस्याएं होती हैं। सो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारी जो हाई ब्लड प्रेशर है उसकी प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, और ये प्रॉब्लम कहाँ से कैसे शुरुआत होती है। तो इस चीज को समझने के लिए हमारा जो हाई बीपी है, जब आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और धीरे धीरे उसको हायर कैटेगरी के अंदर रखा गया है। सिमिलरली हमें समझना चाहिए कि जो ब्लड प्रेशर है वो कैसा प्रेशर है, वो एक ऐसा प्रेशर है जो कि आपका दिल खून को पंप करने के वक्त जो ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर डालता है वह ब्लड प्रेशर है। और जब ये प्रेशर ज्यादा समय तक बढ़ा हुआ रहता है तो हम बीपी और हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं। अब ब्लड प्रेशर का जो फोर्सेस है वो बेसिकली हमारे दो तरीके से आंका जाता है, और इसको हम हाइपरटेंशन का नाम तब दे देते हैं जब ये एक वैल्यू से, एक लिमिट से बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हम उसको हायर कैटेगरी में डाल करके हाइपरटेंशन के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब जब नेक्स्ट स्लाइड ये बताती है आपको कि व्हाट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। अब यहाँ से आपको ये समझना चाहिए कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बेसिकली दो तरीके का प्रेशर जाना जाता है, जिसके अंदर हम सिस्टोलिक बोलते हैं और दूसरे को हम डायस्टोलिक बोलते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है? जब हमारा ब्लड पंप करने के लिए हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो दिल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और साथ ही साथ पंप करने की कोशिश करता है। तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हम उसको सिस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। और ऐसे ही जब हमारा जो दिल होता है वो रिलैक्सिंग पोजीशन में आता है, यानी कि रेस्ट पोजीशन में आता है, तो उस समय पे आंका गया जो प्रेशर होता है हम उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। सो इन दोनों प्रेशर्स को आप ऐसे भी समझेंगे कि जब हमारा बीपी आंका जाता है तो उसमें दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है ऊपर की वैल्यू और एक होती है नीचे की वैल्यू। तो जो टॉप वैल्यू होती है, जो ऊपर की वैल्यू होती है, उसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं, यानी कि उस समय मेरा ब्लड पंप कर रहा है। और जो नीचे की वैल्यू होती है, जब हमारा ब्लड रेस्ट कर रहा होता है, तो हम उसको डायस्टोलिक यानी कि डीकम्प्रेसिंग वाला भी बीपी बोलते हैं। तो उस समय पे हमारा जो हार्ट होता है वो रिलैक्स पोजीशन में होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओके, सो यहाँ पर आकर अब हमें ये समझना है कि अगर किसी इंसान को बीपी हायर होने की वजह से हाइपरटेंशन में डाला गया है तो वो क्या है। अब यहाँ पर हाइपरटेंशन के दो अलग अलग से टाइप्स हैं। वो पहला टाइप है प्राइमरी टाइप और दूसरा टाइप है सेकेंडरी टाइप। अब ये प्राइमरी टाइप का हाइपरटेंशन कौन सा टेंशन होता है? ये वो हाइपरटेंशन होता है जिस समय हमारा जो हार्ट होता है वो वैसा वाला हाइपरटेंशन को मानता है या वैसे वाले हाई बीपी की तरफ जाता है जो कि हमारे किसी परेशानी की वजह से नहीं है, मतलब वह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि किसी लाइफस्टाइल चेंज की वजह से आता है। लाइफस्टाइल चेंज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे कि कोई ऐसी स्थिति जनरेट हो जाना जिसमें अचानक से मेरा बीपी बढ़ गया, जिसमें अचानक से मुझे गुस्सा आ गया, जिसमें अचानक से मेरा मूड स्विंग होने लगा, जिसमें अचानक से मुझे टेंशन होनी स्टार्ट हुई, तो हम उसको कहते हैं प्राइमरी बीपी। अब ये जो प्राइमरी बीपी होता है ये कई बार ऐसी स्थितियों की वजह से आता है, जैसे टेंशन हो जाना, जैसे कोई घर में ऐसी समस्या हो जाना, जैसे आपको अचानक से गुस्सा आ जाना, लेकिन साथ ही साथ मोटापे की वजह से। मोटापे की वजह से कैसा इवेंट होता है, जैसे आप रनिंग करना स्टार्ट कर दिया तो उस समय में कुछ समय के लिए आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। सिमिलरली अगर आपने बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खा लिया तो उस समय भी आपका बीपी जो है वो बढ़ जाता है। तो उस बीपी को हम प्राइमरी बीपी कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा के लिए नहीं। अब नेक्स्ट सेकेंडरी बीपी।
सो सेकेंडरी बीपी क्या होता है? सेकेंडरी बीपी को हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। बेसिकली ये वो बीपी है जिसके अंदर एक मेडिकल कंडीशन जनरेट होती है। मतलब ये ऐसा बीपी है जिसके अंदर जब हाइपरटेंशन बढ़ती है, यानी कि मेरे ब्लड प्रेशर की वैल्यूज बढ़ती हैं, तो ये बहुत सारी परेशानियों को साथ साथ लेकर आती है। और दूसरा, ये कुछ परेशानियों की वजह से भी आता है। सपोज मेरी किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या फिर लिवर में कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, या फिर कोई ऐसी परेशानी है मेरी बॉडी के अंदर जिसकी वजह से बहुत सारे मेडिसिन चल रहे हैं, और उसकी वजह से भी बीपी हमारा बढ़ जाता है। तो जब इस प्रकार का हायर बीपी हो जाता है, तो उस केस के अंदर हमें अपनी मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सेकेंडरी लेवल का ब्लड प्रेशर है, जब ये बढ़ता है तो ये धीरे धीरे हमें अलग कंडीशंस की तरफ लेके जाता है, और इसकी वजह से भी आपकी किडनी के अंदर, आपके लिवर के अंदर, या फिर आपके एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर भी परेशानियां आगे बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओके, सो ये स्लाइड आपको बताती है कि ब्लड प्रेशर की कैटेगरीज भी कुछ जानी गई हैं। अब ब्लड प्रेशर की कैटेगरीज के बारे में अगर हम बात करें, तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड गाइडलाइन, मतलब जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हमारे पास आती हैं, हमारे जो हेल्थ कोचेस के पास आती हैं, उसमें हम ऐसा आंकते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है उसको कैसे कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला जो उसकी कैटेगरी होती है, क्योंकि हमें पहले ये समझना है कि हमारा नॉर्मल बीपी कौन सी कैटेगरी में पाया जाता है। तो जो नॉर्मल बीपी होता है वो जनरली 80 और 120 एमएम ऑफ एचजी। अब ये एमएम ऑफ एचजी क्या है? ये इसकी यूनिट है जिसको हम कहते हैं मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। क्योंकि जब आप देखते हैं, जब बीपी को आंका जाता है और उसको बोला जाता है बैरोमीटर। अब बैरोमीटर से जब हम बीपी को आंकते हैं तो उसकी एक यूनिट दी गई है कि या तो वो 80 एमएम ऑफ मरकरी होगा, मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी होगा, और साथ ही साथ 120 जो ऊपरी स्तर पर, वो भी एमएम ऑफ एचजी होगा, मतलब मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि वो अलग अलग क्या कैटेगरीज है। मैं अपने कोच से रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ लोग वेटिंग रूम में आ रहे हैं, सो एक बार प्लीज आप चेक कर लीजिए। उसके बाद आता है हमारी अलग अलग ब्लड प्रेशर की कैटेगरी। सो ब्लड प्रेशर की कैटेगरीज के अंदर जब हमें नॉर्मल पता लग गया, तब हमें ये समझना चाहिए कि सबसे पहला ऐसा पॉइंट जिसको हम कहते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। अब ये एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है क्या? एलिवेटेड का मतलब होता है थोड़ा सा बढ़ा हुआ प्रेशर। यानी कि अगर हमने कहा जो नॉर्मल है वो 80 और 120 एमएम ऑफ एचजी है, तो अगर ये जो प्रेशर है, अगर सिस्टोलिक जो है वो 120 से 129 के बीच में रहने लगा, और डायस्टोलिक जो है वो 80 को कभी डगमगा रहा है, कभी 70 जा रहा है, या कभी 85 जा रहा है, तो हम उसको हल्का सा एलिवेटेड प्रेशर की कैटेगरी में जानते हैं। सिमिलरली, अब ये तो हुआ एलिवेशन की बात, जिसके अंदर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन उसके बाद जब हाइपरटेंशन की कैटेगरी आती है, तो उसके अंदर फर्दर दो कैटेगरीज हैं। सबसे पहली है हाइपरटेंशन स्टेज 1, जब 130 को वो बढ़ जा से भी पार हो जाता है, और ऐसे ही डायस्टोलिक के केस में जब वो 80 से 79 के बीच में आता है। ऐसे ही अगर मैं हाइपरटेंशन स्टेज 2 की बात करूं, तो इसके अंदर जो निचला स्तर का जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 90 को क्रॉस कर जाता है, और उससे और जो ऊपरी स्तर वाला सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 140 से आसपास, यानी कि 140 को टच कर रहा होता है या उससे भी पार चला जाता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आप हाइपरटेंशन की स्टेज 2 कैटेगरी में आ चुके हैं। अब इससे भी ज्यादा जब स्थिति गंभीर होती है, तो हम उसको कहते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर है, मतलब जो ऊपरी स्तर का जो आपका प्रेशर है, वो 180 को भी पार कर जाता है, और जो डायस्टोलिक होता है वो 120 को छूता है, और साथ ही साथ उसको क्रॉस करने की भी क्षमता रखता है। तो इन सारी कैटेगरीज को हमें समझना है, और ये ध्यान रखना है कि किस कैटेगरी में आने के बाद हमें मेडिकेशन की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, तो अगली स्लाइड हमें बताएगी कि किस प्रकार से हम अपने प्रेशर को और आगे आंक सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को कर दीजिए प्लीज। ओके, सो अब सबसे पहले इसको भी समझ लेते हैं कि अगर हाइपरटेंशन की दो कैटेगरीज बताई गई हैं, सबसे पहली प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरी सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो अगर मैं कहूं कि प्राइमरी हाइपरटेंशन की बात अगर करें, जो कि हम कहते हैं कि कभी कभी हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस होने से आती है, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो हमारी बीमारियों परेशानियों की वजह से आती है। सो जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है, इसका मतलब यही है कि बीपी जो है वो हाई हुआ है, लेकिन कोई उसका स्पेसिफिक बीमारी या परेशानी
परेशानी की वजह से नहीं हुआ है, और ऐसी जो सेकेंडरी है वो हमारी किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से आया है। साथ ही साथ अगर मैं प्राइमरी हाइपरटेंशन की बात करूं तो ये बहुत कॉमन होती है 90 से 95% के केसेस में, जो बहुत जल्दी टेंशन लेना चालू कर देते हैं, या फिर उनकी शरीर मतलब बीमारियां ज्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी बीमारियों को मानना शुरू करते हैं, माइंड में ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो उन लोगों को जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है वो 90 से 95% रहता है। और ऐसे ही अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो ये उतना कॉमन केस नहीं है, ये 5 से 10% केसेस में ही पाया जाता है। साथ ही साथ अब मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है वो धीरे धीरे बढ़ता है। और ऐसे ही जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, यानी अगर किसी को हाइपरटेंशन की बीमारी है तो वो बहुत जल्दी और यंगर स्टेज में भी बढ़ने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं कॉज की। कॉज मतलब ये आते क्यों है। अगर प्राइमरी हाइपरटेंशन है वो हो सकता है कि जेनेटिक की वजह से, मतलब आपके परिवार में अगर ऐसी परेशानियां या बीपी की कोई हिस्ट्री है तो भी वो आ सकता है, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा नहीं है तो भी वह आ सकता है। लेकिन जो अगर सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मेडिकल कॉज में आता है, जिसके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंसेस हो सकते हैं, कोई मेडिसिन हो सकती है, या फिर किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। साथ ही साथ ऐसे ही अगर मैं रिस्क फैक्टर्स की बात करूं तो प्राइमरी हाइपरटेंशन के केस में आपकी एज भी रिस्क दे सकती है, आपकी फैमिली हिस्ट्री भी रिस्क दे सकती है, आपकी डाइट भी रिस्क दे सकती है, और स्ट्रेस भी रिस्क दे सकती है। सिमिलरली अगर मैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बात करूं तो इसमें जो आपके शरीर के अंदर जो बीमारियां परेशानियां हैं, यानी कि किडनी डिजीज है, थायराइड इश्यूज है, या फिर सर्टेन मेडिसिन जो आपकी चल रही हैं, उसकी वजह से भी सेकेंडरी बीपी आ सकता है। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस कैसे किया जाए। अब अगर मैं प्राइमरी हाइपरटेंशन की बात करूं तो अगर हम बीपी को रेगुलरली चेक करेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि अगर ये मेरे गुस्सा आने पे भी बढ़ रहा है, या फिर अगर नॉर्मल सिचुएशन में भी बढ़ रहा है, तो हम उसे रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन किसी परिस्थिति के कारण अगर वह थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो हम उसको रूल आउट कर सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं कि शायद ये टेंशन के कारण आया होगा। सिमिलरली अगर मैं सेकेंडरी बीपी की बात करूं तो ये ब्लड टेस्ट से, यूरिन टेस्ट से, या फिर स्कैनिंग करने के बाद हमें पता लगता है। और साथ ही साथ हम ये भी चेक करते हैं कि धीरे धीरे अगर ये बढ़ रहा है तो हमें ये समझना चाहिए कि इसके रूट कॉजेस क्या हैं, किस वजह से ये आ रहा है। और ये जो फर्दर जो हमें समस्याएं पता लगेंगी वही आपको ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के थ्रू भी पता लगेंगी। और साथ ही साथ अगर ये रेगुलर बढ़ा हुआ आ रहा है तो आप इसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन के केस में रखेंगे, और साथ ही साथ इसके मेडिकेशन की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है वो जनरली मैनेजेबल होता है और इसको क्योर करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, जबकि जो सेकेंडरी बीपी होता है वो वापसी तो रिवर्सिबल तो होता है, मतलब कि वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें उसके रूट कॉज को जानना समझना चाहिए और उसके हिसाब से उसके ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चल। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड हमारे बीच में आती है और आपको ये बताएगी कि किस प्रकार से हमारे बीपी की जो समस्या है हम उसको कैसे भी पार लगा सकते हैं और कैसे उससे आगे बढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए प्लीज। हमारे को होस्ट क्या हमारे बीच में है, एक बार स्लाइड को आप चेंज करेंगे। ओके, सो इन्हीं चीजों के साथ साथ जब हमारी बीपी की परेशानी बढ़ती है तो अब हमें ये समझना भी जरूरी हो जाता है कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। रिस्क फैक्टर्स मतलब हाइपरटेंशन जब आती है तो वो फैक्टर्स किन वजहों की वजह से वह आती है। तो सबसे पहला है एक्सेसिव बॉडी वेट, जब आपका वजन जो है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, जब आप अपने खान पान में सोडियम का इंटेक यानी कि नमक का इंटेक बढ़ाते हैं, साथ ही साथ जब आप एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे होते हैं और एक उचित मात्रा में नहीं कर रहे होते हैं। सिमिलरली एक्सेसिव ड्रिंकिंग, जब आप गलत खान पान की तरफ, अल्कोहल की तरफ, ड्रिंकिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं, या फिर आपकी स्मोकिंग की, धुआं प्रदर्शन की जो आदत होती है वो आगे बढ़ी रहती है, और साथ ही साथ अगर आप जल्दी जल्दी मेंटल स्ट्रेस को भी ले लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओके, सो कॉमन सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। अब ये कॉमन सिम्टम्स क्या है। अगर हाइपरटेंशन हो जाता है तो हमें समझना है कि किस वजह से ये हाइपरटेंशन हो रहा है। अब इसके सिम्टम्स आपको क्या क्या दिखने लगते हैं। सबसे पहला आपको दिखेगा ब्लड विजन, आपके जो आप देख पा रहे हैं वो आपको हल्का सा ब्लड ब्लड दिखेगा, धुंधलापन दिखने लगता है, या फिर नोज से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है, या फिर जल्दी जल्दी आपको सर में दर्द होने लगता है, चेस्ट में भी पेन होने की संभावना बढ़ जाती है, या फिर कभी कभार
बार हम यूरिन में जब देखते हैं तो वहां भी ब्लड पास हो रहा होता है। और ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि जब हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सांस नहीं आ रही है, इसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग कहते हैं। और वॉमिटिंग या नोजिया जैसी समस्याएं भी बनी रहती हैं। साथ ही साथ पाल्पिटेशन जैसी समस्या बनती है, या फिर आप अपने आप को डिजीनेस मतलब थका हुआ या परेशान महसूस करते रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओके, सो अगली स्लाइड हमें बताती है व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन। कॉम्प्लिकेशन ही कहते हैं कि अगर ये हाइपरटेंशन बढ़ती रही तो ये क्या क्या परेशानियों को आगे बढ़ा सकती है। सो ये परेशानियां बढ़ाती है, जैसे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, या फिर आपका विजन जो है मतलब जो आपको देखने की क्षमता है वो पूरे तरीके से जा भी सकती है। आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज हो सकती हैं, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपकी बोन्स को भी आप लूज कर सकते हैं, या फिर आपका जो किडनी है वो भी फेलियर तक जा सकता है। नेक्स्ट हमारा ये कहता है कि सिम्टम्स एंड द साइलेंट नेचर ऑफ हाइपरटेंशन। अब यहाँ पे समझना बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपने सिम्टम्स को तो समझा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझना है कि जो हाइपरटेंशन है वो एक तरीके का साइलेंट किलर है। तो अब ये साइलेंट किलर क्यों माना जाता है, क्योंकि इसके साइलेंट नेचर को भी समझ लेना बेहद इंपॉर्टेंट है। अब ये जो साइलेंट नेचर है वो इसका क्या नेचर है, वो ये कहता है कि वह धीरे धीरे आता तो है और धीरे धीरे आपकी बॉडी को डैमेज भी कर रहा होता है, लेकिन वो कई बार वो जो ऐसे सिम्टम्स दिखाता है उस सिम्टम की तरफ हम गौर नहीं करते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं। और धीरे धीरे जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो हमें समझ में आता है कि शायद ये परेशानियां हमारे हाई बीपी के कारण ही हुई हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओके, सो हाउ डू यू ट्रीट द हाइपरटेंशन नेचुरली। अब हमें समझना है कि हाइपरटेंशन को हम नेचुरली कैसे अच्छा कर सकते हैं। कुछ नेचुरल आप अपने लाइफस्टाइल को चेंजेस करते हुए भी आप अपने बीपी को, हाइपरटेंशन को एक बैलेंस सिचुएशन में रख सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा टेकिंग बैलेंस डाइट, यानी कि आप अपनी जो डाइट को लेते हैं उसको बैलेंस तरीके से लेंगे, जिसके अंदर आप जो फैट परसेंटेज है उसको आप कम रखेंगे। साथ ही साथ नंबर 2 पे आता है टेक अ वॉक, डेली आप कुछ वॉक की तरफ जाएंगे। नंबर 3 पे आता है अगर जब आप अपनी बॉडी का स्कैनिंग करवाते हैं और उसके अंदर अगर फैट एनालिसिस बढ़ा हुआ दिखता है तो आपको ये समझना चाहिए कि हमें बॉडी का फैट परसेंटेज कम करने की जरूरत है। ऐसे ही अब इसके अंदर बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ा हुआ है तो इसमें बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है कि आपको अपनी वेस्ट लाइन को चेक करना चाहिए और साथ ही साथ वेस्ट टू हिप रेशियो को मेंटेन करना चाहिए। यानी कि आपका जो वेस्ट टू हिप रेशियो है वुमेन के केस में वो 0.81 से लेकर के जो 0.85 सेंटीमीटर तक रह सकता है। और ऐसे ही अगर मैं मेंस की बात करूं तो अब अगर मेन जो है वो 0.96 से लेकर के 1 को मेंटेन करेंगे, तो ये है आपका वेस्ट टू हिप रेशियो। अब साथ ही साथ इंक्रीज करेंगे फाइबर की मात्रा को, सलाद की मात्रा को, फाइबर की मात्रा को आप अपने खाने में इंक्रीज करेंगे। प्रोटीन की मात्रा को अच्छा करेंगे ताकि आपकी कोशिकाएं अच्छे से काम कर सकें। आप एक्सरसाइज को गाइडेंस के अंदर करेंगे, प्रॉपर नींद की तरफ जाएंगे और साथ ही साथ पानी का इंटेक भी बढ़ाएंगे और कैफीन के इंटेक को कम करेंगे। अब इसके साथ साथ मेंटेन क्या करना है, मेंटेन करना है आपको अपना हेल्दी वेट, साथ ही साथ लिमिट करना है अल्कोहल या फिर टोबैको। और इसके साथ साथ अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपको कुछ रिलैक्सेशन, कुछ थेरेपीज की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये स्लाइड कहती है न्यूट्रिशन सॉल्यूशन, न्यूट्रिशन इज अ ग्रेट सॉल्यूशन। मतलब जब न्यूट्रिशन आएगा तो वो एक बहुत अच्छा सा और बढ़िया सा सॉल्यूशन लेकर के आएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये स्लाइड आपको ये बताएगी कि अब हर्बल लाइफ में आपके पास इसको लेकर के क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, या क्या आप ऐसी न्यूट्रिशनल हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप अपने ब्लड के अंदर बना हुआ प्रेशर है उसको आप धीरे धीरे नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा हर्बल लाइफ नाइटवर्क्स। अब ये नाइटवर्क्स जो है वो अमीनो एसिड से बना हुआ है, जिसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं जिसको हम एल आर्जिनाइन और एल सिट्रोलाइन भी कहते हैं। अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये दोनों के दोनों नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन हमारे दिल के अंदर बढ़ाते हैं, साथ ही साथ ब्लड के फ्लो को बहुत बढ़िया कर देते हैं, ताकि हमारा जो हार्ट है वो एक हेल्दी फंक्शनिंग की तरफ आगे आगे बढ़ेगा। और साथ ही साथ हमारे जो दिमाग है और बाकी ऑर्गन्स हैं उसके अंदर भी बेहतर ऑक्सीजन
को फ्लो करवाने में सक्षम हो पाता है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो ये नेचुरली हमारे ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, ताकि ब्लड का फ्लो बेहतर बना रहे। और साथ ही साथ हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो भी टोन और फ्लेक्सिबल की होते होते हमारे वेस्कुलर फंक्शंस को भी बेहतर कर देती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये अगला स्लाइड हमारा कहता है एक और हमारा वंडरफुल सा प्रोडक्ट जिसके अंदर हम कहते हैं पंप योर हार्ट विद गुड हेल्थ बाय बीटा हार्ट। यानी कि ये बीटा हार्ट जो है वो एक बीटा ग्लूकन पाउडर से बना हुआ है, जिसके अंदर आप सोल्यूबल फाइबर को पाते हैं और जो हेल्प करता है आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करने में, साथ ही साथ आपके फूड के अंदर आपका जो फूड है स्टमक के अंदर उसको बेहतर तरीके से डाइजेस्ट करने में और इंटेस्टाइन के काम को भी बेहतर करने में। ये जो बीटा हार्ट है वो आपके हार्ट हेल्थ को बढ़ाता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में सक्षम होता है, साथ ही साथ आपके फाइबर इनटेक को बढ़ा देता है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम सलाद से या फिर फ्रूट से बहुत बेहद मात्रा में फाइबर ले रहे होते हैं, लेकिन यहाँ सोचना थोड़ा सा मुश्किल है कि हम कितना सैलेड लें या फिर कितने फ्रूट्स लें। बेहतर तरीके से अगर आप अपने साइंटिफिक तरीके से इस कोलेस्ट्रॉल लेवल को, इस फाइबर लेवल को मेंटेन करेंगे तो वहां पे आप मदद करेगा आपका बीटा हार्ट। साथ ही साथ आपके ब्लड शुगर के रेगुलेशन में भी ये मदद करता है, डाइजेशन हेल्थ को अच्छा करता है और हेल्थ को अच्छा करके साथ साथ आपके वायरसेस को, आपके इन्फेक्शन से फाइट करने में आपकी मदद करता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये स्लाइड आपको बताती है हर्बल लाइफ लाइन, यानी कि 90 सॉफ्ट जेल्स के पर्याप्त ये जो बॉक्स है इसके अंदर मिलता है आपको हर्बल लाइफ लाइन, जिसके अंदर आपको दो तरीके के बहुत सुंदर सुंदर फैटी एसिड्स मिल जाते हैं जिसको हम कहते हैं ईपीए, यानी कि इकोसेपेंटोनिक एसिड, और साथ ही साथ डोकोएक्सीनोइक एसिड, जिसके अंदर हम बोलते हैं ईपीए एंड डीएचए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके हार्ट हेल्थ को बेटर करने में, यानी कि जो हमारा हेल्दी ब्लड लिपिड होता है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है उसको नियंत्रण करने में आपकी मदद करता है, आपके जॉइंट्स को बेहतर करता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देता है, और साथ ही साथ जो असेंशियल ऑयल्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में होती है, जब वो हमारे शरीर में जाती है तो फ्रेशनेस और डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ा देती है। इसी प्रकार से अगर मैं फास्ट फैक्ट की बात करूं तो ओमेगा 3 जो होते हैं दे आर द असेंशियल फैटी एसिड्स फॉर योर बॉडी, और उनको वो ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर खुद ना बनाती है कभी भी, बल्कि हम अगर हर्बल लाइफलाइन लेते हैं तो ओमेगा 3 की मात्रा हमारे शरीर में बेहतर बनी रहती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसके बाद हम कहते हैं थैंक यू।